तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करना चाहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आज हमारी क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप की थ्योरीज जो दी गई है वो थ्योरीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज आज हम लोग डिफरेंट टाइप की जो इसमें थ्योरी दी गई है, इसमें क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं। उसमें से वार्नर थ्योरी सबसे पहले है। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके लिए सबसे पहली जो थ्योरी है वार्नर्स थ्योरी। ठीक है, जो पहली थ्योरी है वो वार्नर थ्योरी है, WERNER। इस थ्योरी के अनुसार जो है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो तरह की वैलेंसीज होती है। एक तो होती है जो है कि नॉन आयनाइजेबल, और दूसरी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में या कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में दो तरह की वैलेंसी शो करता है मेटल। मेटल कितनी तरह की वैलेंसी शो करता है? दो तरह की। एक तो आयनाइजेबल होती है, एक नॉन आयनाइजेबल होती है। आयनाइजेबल जो होती है वो उसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और जो नॉन आयनाइजेबल होती है उसको हम लोग जो है कि सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो तो कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करती है या एक्सचेंज ऑफ चार्जेस होते हैं, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई शेप डिसाइड हम नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई शेप हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कि लिगेंड के रूप में होती है, जिससे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता लगता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पता लगता है, उससे वो जो होती है स्पेशियल अरेंजमेंट उसमें होता है। स्पेशियल अरेंजमेंट वहां पे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है क्या? क्लास दिख रहा है कि नहीं? दीपाली, मेरी आवाज है? दिख रहा है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में मेटल दो तरह की वैलेंसी शो करता है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी जो होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिम, according to Warner, metal show two type of valencies in formation of complexes, जिसमें से ए है प्राइमरी और बी है सेकेंडरी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग प्राइमरी के बारे में जान जाते हैं और सेकेंडरी के बारे में जान जाते हैं। इसको नोट कर लिया है सबने? जल्दी से नोट कर लो। तो हम पहले जानेंगे प्राइमरी।
प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, इसको नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया होगा इसको। ओके, इसमें जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं, these are ionizable, यहाँ पे आर छूट गया, these are ionizable, these are non directional, these form these are helpful in calculating oxidation number of matter, calculating oxidation number of matter। ओके, ठीक है। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर जो पता करना होता है, तो हमें प्राइमरी वैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। आयनाइजेबल होती है, कहने का मतलब है कि जैसे अगर K4 FeCl6 है, FeCl6, तो ये आयोनाइज हो जाएगा 4K प्लस, और प्लस यहाँ पे FeCl6 4 माइनस, ठीक है, ये बनेगा। तो ये अनएजिबल है और इसके थ्रू हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। और ये एक तरह से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना है, देखो आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और इस आयनिक बॉन्ड के कारण यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई हमें शेप नहीं मिल रहा है, बस हमें यहाँ से हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल सकता है, इसलिए इसको हमने नॉन डायरेक्शनल बोला। अनएजिबल इसलिए बोला कि आयन के रूप में वाटर में टूट जाएगा ये, ठीक है। और इसकी मदद से हम क्या बस कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट द प्राइमरी वैलेंसी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, हो गया तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर आएंगे। प्राइमरी के बाद हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी देखेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? ये जो होती है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। ये हमें, ये तो ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये डायरेक्शनल होती है, और ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ये तो पता है कि नंबर ऑफ लिगेंड कितने जो है कि अराउंड द सेंट्रल मेटल अरेंज होते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट होता है इनका, तो इसलिए ये डायरेक्शनल होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है, और ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, दूसरा इट इज डायरेक्शनल, that is it's so SHOW, so spatial arrangement
arrangement of ligands around central metal, और इसके अलावा इट करिस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी करिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ऑल अबाउट द सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। ये नॉन अनएलिजिबल है, वो जो था प्राइमरी वैलेंसी हमारा अनएलिजिबल था। ये डायरेक्शनल है क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये स्पेशियल अरेंजमेंट बताता है। जैसे कि अगर मान लो 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल या जो है कि स्क्वायर प्लेनर होगा। मोस्टली स्क्वायर प्लेनर होता है, लेकिन निकिल कार्बोनिल के साथ जो होता है वो वहां पे टेट्राहेड्रल भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है। Cn कितने अगर लिगेंड बने हैं, कितने सेकेंडरी वैलेंसी है। इसका मतलब कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर CN6 4 माइनस है तो ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी, और यही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, तो ये कहीं से भी अनएलिजिबल नहीं है, ये नॉन अनएलिजिबल है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि ऑक्टाहेड्रल शेप है इसका, और हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3d2 है, d2sp3 है, सॉरी। तो इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नोट कर लिया सबने? इरेज कर दें? चलो, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। अगर किसी को बाद में सुनना हो तो अपना जो है कि टीम पे रिकॉर्डिंग कर सकता है, रिकॉर्डिंग करके रख ले और बाद में उसको सुन ले। अब इसके बाद आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये थ्योरी दिया कौन था? इट वाज गिवन बाय, कौन बताएगा? नीट वाले तो बता देंगे। इट वाज गिवन बाय नीट वाले है, मैथ वाले तो नहीं बता पाएंगे, केमिस्ट्री उनकी कमजोर होती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन दिया था? बोलो। गुड, वेरी गुड। इसको एल पाउलिंग ने दिया है। यहाँ पे जो पाउलिंग ने ही थ्योरी ये दी थी, ठीक है। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम लोगों ने 11th में कंपाउंड्स के लिए पढ़ी, एकदम सेम वही है, ठीक है। अब इसमें ये थ्योरी ये कहती है कि अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, अगर घर में कोई पार्टी रखनी है, मेहमान को बुलाना है, तो घर में पहले जगह की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि घर में पार्टी रख दिए और घर में जगह है ही नहीं, है। तो पार्टी करने के लिए पहले क्या करनी पड़ेगी, जगह बनानी पड़ेगी, और जगह बना करके ही हम मेहमान को बुलाएंगे। आई बात समझे? अब ये बात दूसरी है कि मेहमान अगर एक ही आने वाला है तो एक के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं है, जगह बन जाएगी। लेकिन अब डिपेंड करता है कि मेहमान कैसा है, मेहमान घर में रहने लायक है या मेहमान गेस्ट हाउस में रहने लायक, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी तरह ये पॉलिंग कहता है कि अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है,
यानी लिगेंड्स को अरेंज करना है। बेसिकली देखो, बेसिकली जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कंसंट्रेटेड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के ऊपर, वो लिगेंड के ऊपर। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बस इतना ही बताता है कि वो घर खाली करने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन ले दे करके वो घर खाली करने का काम करेगा और इसके अलावा कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन घर खाली करना पड़ेगा किसके लिए? लिगेंड्स के लिए। ठीक है, तो अगर लिगेंड को एडजस्ट करना है तो लिगेंड क्या लेके आ रहे हैं? मेहमान तो घर में आते हैं मिठाई लेकर के, लिगेंड लेकर के क्या आ रहे हैं? वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। तो एक पेयर अगर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं तो उस एक पेयर इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह तो चाहिए ही। तो ऐसे कंडीशन में पॉलिंग कहता है कि जब भी ये लिगेंड आके एडजस्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि ऑर्बिटल को खाली करना पड़ता है, ऑर्बिटल को खाली करना पड़ता है। फिर उसके बाद जा कर के हम वहाँ पे उसको हम एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे एक चीज याद होगी, सबने पढ़ा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है? हाइब्रिडाइजेशन किस कंडीशन में हो सकता है, कोई बताएगा? व्हाट आर द कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन? कोई बता सकता है? चलो नहीं बता सकता है, पढ़ो। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो इसलिए जो है कि नो स्टडी चल रहा है। कुछ लोग जो है कि म्यूट करके नाश्ता कर रहे होंगे। ठीक है, देखो हम बता देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कंडीशन ये है कि एक तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल अवेलेबल होने चाहिए। दूसरे ये होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल मिक्स हो। जैसे हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्स होना। तो हाइब्रिड होने के लिए जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। अगर उनकी एनर्जी सेम नहीं है तो मिक्स नहीं होना है। एनर्जी सेम होने का मतलब क्या है कि उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। एक्सिस पे होना चाहिए तो एक्सिस पे होना चाहिए, पैरेलल एक्सिस पे होना चाहिए तो पैरेलल एक्सिस पे होना चाहिए। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो सेम एनर्जी के होंगे, तभी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और तब जाकर के जो है कि नया ऑर्बिटल बनेगा जो कि सेम एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। अब उस ऑर्बिटल के अंदर जो है दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। पहले यहाँ पे तो ये कहते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू पाउलिंग for the formation of complex central metal should have empty orbitals। सबसे पहला इसने कह दिया कि ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। अब अगर ध्यान होगा तो हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं इसमें ट्रांजिशन मेटल ही ज्यादातर यूज है। कौन यूज है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल यूज क्यों है? क्योंकि उन्हीं के पास ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, अगर भरा है तो वो खाली कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये सपोज करो कि ये ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, इसमें पी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा ऐसा बात नहीं है, एस भी करेगा, लेकिन मोस्टली हम डी की बात कर रहे हैं। तो अगर ये ऑर्बिटल ये भरा हुआ है तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर ये खाली है, एक भी खाली है, दो भी खाली है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा और आगे की जो ऑर्बिटल होगी उनको यूज कर लेगा। ठीक है, तो हर हाल में जो है कि अगर मेहमान आने वाले हैं ढेर सारे तो घर खाली होना चाहिए।
यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा केवल एक लिगेंड से नहीं बनेगा, एटलीस्ट 4, उसके बाद जितने हो जाए, एटलीस्ट कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा जितने हो जाए वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो उसके लिए डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए पहले, फिर पी और एस की तो बात ही छोड़ो, वो बाद वाला ऑर्बिटल होगा वो खाली हो जाएगा। तो पॉलिंग ने ये बोल दिया। अब जब यहाँ पे एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से मिलता है तो वो प्रोसेस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज इसने ये बताया कि नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू what, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जितने खाली ऑर्बिटल रहेंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इसको फटाफट नोट कर लो। यहाँ पे नीचे दिख रहा है, अगर नीचे दिख रहा है तो मैं लिखूं, नहीं तो ऊपर से इरेज करते हैं। ठीक है, और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, ये जो खाली ऑर्बिटल होते हैं, क्या करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तब बॉन्डिंग होती है। these empty orbitals participate in these empty orbitals undergo hybridization before participation in bonding। पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा, मानी ऑर्बिटल तैयार किया जाएगा। तो पॉलिंग ने एक बात बता दी कि कॉम्प्लेक्स अगर बनाना है सेंट्रल मेटल को तो एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, पहले बॉन्डिंग करने से पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपाउंड या सेंट्रल मेटल है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एंड अप्रोचिंग लिगेंड। hybridization of such compound depends upon nature of metal and on nature of ligands approaching to the metal। ठीक है, मेटल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल किस तरह का है, और दूसरा डिपेंड करता है कि वो अप्रोच करने वाले जो लिगेंड्स हैं उनका नेचर क्या है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लिमिटेशन के फॉर्म में होती है, जो कि हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जानेंगे।
ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब पाउलिंग ने कहा कि अगर नेचर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी मेहमान दो तरह के आते हैं। हमारे यहाँ दो तरह के मेहमान आते हैं। हमारे यहाँ मतलब कि सबके यहाँ, खाली हमारे यहाँ नहीं, हम सब के यहाँ जो है दो तरह के मेहमान आते हैं। एक तो बहुत क्लोज रिलेशन वाले आते हैं, जैसे कि वैभव के मामा आ गए, ठीक है, निखिल के मामा आ गए हैं, प्रीति के मामा आ गए, सुरभि के मामा आ गए, इशिका के मामा आ गए, वीनस के मामा आ गए। तो इनको मम्मी लोग कहाँ ले जाएंगी, घर के अंदर, जाओ बेटा मामा को अंदर लेके आओ, बाहर मत बैठने। तो जो आए कि घर में लेके चले गए एकदम, आओ भैया बैठ जा, और का हाल चाल, ठीक है, बैठाएंगे, हाल चाल लेंगे। लेकिन अगर बहुत दूर के रिश्तेदार आ गए तो पहले तो हाल पूछा जाएगा कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, किसके रिश्तेदार हैं। सब कुछ जोड़ने के बाद तब पता चलेगा कि इनको बाहर बैठाओ और पानी पियाओ, है ना। ये पता जरूर कर लेंगे कि ये हैं कौन, ठीक है, अगर बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। तो वैसे यहाँ पे लिगेंड भी दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहने का मतलब जो हमारे क्लोजेस्ट, जो सबसे क्लोज रिलेटिव है, ठीक है, और जो वीक बॉन्ड बनाता है, यानी कि वो बहुत दूर का रिलेटिव है, वो वीक बॉन्ड बनाता है। तो अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, जो वीक बॉन्ड बनाता है वो वीक फील्ड लिगेंड हो गया। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो जैसे कहने का मतलब कि बहुत क्लोज रिलेटिव आ गए तो हम उनको अपने इंटरनल रूम में भी ले जा सकते हैं, अपने रूम में भी ले जा सकते हैं, कोई उनसे डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनर ऑर्बिटल को यूज कर लेते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। और जहाँ पे जो आउटर ऑर्बिटल को यूज करते हैं, जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वो उसके लिए हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। तो पाउलिंग के हिसाब से बॉन्डिंग के को अगर देखा जाए तो उस बॉन्डिंग के बेस से दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और जो होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, सबने नोट कर लिया हुआ। तो हम पहले फटाफट इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल, तो फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे, पहला है इनर इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में नहीं लिखते, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस लिख देते हैं, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एक हो गया। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या है, इन सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, इन सच टाइप ऑफ complexes inner d orbital is used by the, किसके द्वारा, लिगेंड्स के द्वारा, ठीक है। इसमें इनर डी ऑर्बिटल अभी हम बताते हैं कैसे इनर डी ऑर्बिटल, कैसे आउटर डी ऑर्बिटल। और ये जो लिगेंड्स होते हैं, सच लिगेंड्स जो कि इनर ऑर्बिटल यूज करते हैं, सच ligands are known as strong filled
लिगेंड्स, इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हम कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सपोज करो CN है, NH3 भी है, ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लिगेंड हैं, हम लोग कार्बोनिल भी ले सकते हैं, नाइट्रेट भी ले सकते हैं, तो ये सब ETC। अभी हम इसके बारे में पूरा इसकी एक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम बताएंगे। तो यहाँ पे कैसे ये इनर ऑर्बिटल लिया, कैसे आउटर ऑर्बिटल लिया, वो हम लोग देखेंगे। पहले ये जान जाते हैं इनर ऑर्बिटल क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है। तो अब इस ये नोट कर लिया सबने। अब इसके बाद देखते हैं किस तरह से कौन यूज कर रहा है। इरेज करते हैं इसको। अब जैसे देखो कि अगर हम जो हम एक एग्जांपल बार बार ले रहे हैं FeCl6, इसके बारे में जरा देखते हैं कि ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल। हमें इनर ऑर्बिटल जानने के लिए हमें सेंट्रल मेटल की जरूरत पड़ेगी। 26 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 26, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 26 होता है। तो ये हमें लगता है कि 3D 6 4s2 होगा। 3D 6 4s2 होगा ना, ध्यान से जरा देख के बताना। तो 3D 6 4s2, ट्वेंटी सिक्स का क्या आएगा आउटर, सही है ना। हाँ सही होगा, यही होगा, गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आएगा +3। अब इस इनके तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 ये चला गया, एक यहाँ से चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3D 5 4s0। अब इस ऑर्बिटल को अगर हम बनाएंगे, अब देखो यहाँ आने वाला कौन है, यहाँ आने वाला साइनाइड है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक फील्ड है, तो इसके लिए हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये भाई साहब इसको बता नहीं पाए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है, वीक फील्ड क्या होता है। बस इन्होंने बता दिया कि मेहमान क्लोज वाले भी होते हैं और बाहर वाले भी होते हैं। तो ये हमारा 3D हो गया, और ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा 4p हो गया। अब इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, पांचों में। अब जब ये क्लोज रिलेटिव Cn आएगा तो तुरंत ये एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह से ये एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद क्या होगा कि इस 3D में एक Cn इधर चला गया, Cn कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ Cn, एक Cn इसमें चला गया, और एक Cn इसमें गया, एक Cn इसमें गया, और एक Cn इसमें गया, और इस तरह से बन गया क्या, D2sp3। अब देखो ये D अंदर के साइड में, sp3 के इस साइड में अगर है, लेफ्ट साइड में है, तो ये इनर ऑर्बिटल हो गया। अगर ये D इधर होता तो क्या हो जाता, आउटर ऑर्बिटल। अभी एक, ठीक है, अब तो टाइम ओवर हो रहा है, और भी क्लास होगी तुम लोगों की। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे इसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है कि अभी इसके बारे में और डिटेल में जानने के बाद फिर हम इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना।